students. So, to the last video lecture, we have discussed about the your cartilages. What is cartilage? What is the composition of the cartilage? What are the different types of substances are present inside the cartilage? और cartilage बनता कैसे है? Cartilage का composition क्या है? अगर हम cartilage का structure देखेंगे तो वो कैसा होता है? तो वो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो लेक्चर में, है ना? तो कार्टिलेज के कार्टिलेज एक्चुअली बहुत तरह के टाइप्स होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज आर देयर. एंड द कार्टिलेज हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में भी कि वी कैन डिवाइड द कार्टिलेज इन डिफरेंट कैटेगरीज on the basis of the what is a pattern or what is a type of matrix. It depends on the matrix. We can divide the cartilage in different categories. So the first one what we have discussed, so let us just have a quick review and finish it first, then we will move on to the next topic. What will that will be for today we'll discuss, we'll finish this one and we'll start with the another tissue, that is your muscular tissue. Fine, so let us start. Hyaline cartilage is the first one. अब देखो हाईलाइन कार्टिलेज में क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हो. You can see the diagram on the screen that the hyaline cartilage, you can see that the fibers, whether it is collagen or whether it is elastin, these are very less in this case. So here the fibers are very less. तो fibers जो है वो नहीं है मैट्रिक्स में, हमें दिख रहा है यहाँ पे. We only have fibroblast cells and very minimum number of elastin और very minimum number of collagen. ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, बट उनके नंबर्स जो होंगे ना that will be very very less, बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो मैट्रिक्स होगा, other than that you can see the lacunae are there, then chondrocytes are also present, we have discussed in the last class, right? वो है, लेकिन मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे as a whole, we can see that the fibers are very very less, negligible. We can consider it as negligible. ठीक है ना? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं हाईलाइन कार्टिलेज. ठीक है, तो हाईलाइन कार्टिलेज किसको कहते हैं, जो ग्लास लाइक होता है. मैट्रिक्स इसका ग्लास लाइक. क्यों ग्लास लाइक होगा, क्योंकि कोई भी फाइबर्स है ही नहीं. तो फाइबर्स नहीं है तो फिर क्या होगा, वो ऑलमोस्ट इट लुक लाइक ग्लास, ऑलमोस्ट ये ट्रांसपेरेंट होता है, और इसे हम कहते हैं हाईलाइन कार्टिलेज. ठीक है, सो दैट मींस दे हैव वेरी लेस नंबर ऑफ फाइबर्स इन द मैट्रिक्स, राइट? और कहां पे हमें ये हाईलाइन कार्टिलेज मिलेगा, वी कैन फाइंड देम इन द टिप ऑफ द बोन, देन लैरिंक्स, देन ट्रैकियल रिंग्स, देन एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रायोस, देन कार्टिलेजिनस टिश्यूज. तो इतने सारे अलग-अलग मतलब वी कैन फाइंड दिस हाईलाइन कार्टिलेज. हाईलाइन कार्टिलेज कहां होता है, जैसे कि बोन के टिप में जो बोन होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बोन के टिप में क्या होता है, जो आपका बोन का दो पार्ट होता है. पहला है एपिफाइसिस, दूसरा है डायफाइसिस. तो एपिफाइसिस मतलब एंड पार्ट, हेड पार्ट. तो उसमें मैंने बात किया था, मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस लेयर, एक कैप रहता है, व्हिच इज वर्किंग एज अ शॉक एब्जॉर्बर. तो बोन के टिप में जो कार्टिलेज रहता है वो कौन सा होता है, हाईलाइन कार्टिलेज होता है. वो एक चीज है. दूसरा है लैरिंग्स. हमारे जो लैरिंग्स होता है हमारा हम आगे पढ़ेंगे, ब्रीदिंग में पढ़ेंगे. जस्ट आफ्टर द बकल कैविटी द एरिया इज नोन एज लैरिंग्स. ठीक है, the funnel shape area which is joining the our food pipe and the windpipe, right? Then tracheal rings, जो हमारा ट्रैकिया होता है, which is connecting the lungs. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा. ये हम पढ़ेंगे जब हम आपके उस चैप्टर में जाएंगे, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में, वो हमें डिटेल में पढ़ेंगे. तो ऐसा होता है कि हमारा जो ट्रैकिया है, जिसके थ्रू जो एयर है वो हम इनटेक करते हैं, लंग्स में जाता है, उसमें क्या होता है ना, ऐसे सपोर्टिव रिंग्स रहते हैं. ऐसे जैसे मैं अभी बना रहा हूं, मान लो कि ये ट्यूब लाइक मैंने ब्लू कलर से जो बनाया, अगर वो ट्रैकिया है तो ऐसे रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि स्ट्रक्चर को, ट्रैकिया को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और उसका जो फ्रेमवर्क वो बनाने के लिए ये जो कार्टिलेजिनस रिंग वो रहता है. तो वो जो कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो बनता किससे, कौन से कार्टिलेज से बनता है, हाईलाइन कार्टिलेज से बनता है, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट और कहां मिलेगा हमें, ट्रैकियल रिंग्स में मिलेगा, वो तो हमने बात कर लिया. अच्छा, एंडोस्केलेटन ऑफ एम्ब्रायो. एम्ब्रायो के एंडोस्केलेटन जो होता है, ठीक है, जब एम्ब्रायो डेवलप होता है, जब हम भी डेवलप हो रहे थे, हम एम्ब्रायो स्टेज में थे,
तो हमारा जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेजिनस था, और वो कार्टिलेज कौन सा कार्टिलेज से बना हुआ था? हाइलाइन कार्टिलेज से बना हुआ था, ठीक है। और जो हमने पहले भी बात किया है कार्टिलेजिनस फिश कॉन्टिक्टाइस, हमने बात किया शार्क का एग्जांपल हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है, तो उनका जो एंडोस्केलेटन है वो भी कार्टिलेज से बनता है, और कौन सा कार्टिलेज से बनता है? हाइलाइन कार्टिलेज से बनता है। सो दीज आर एग्जांपल्स वेयर वी कैन फाइंड द हाइलाइन कार्टिलेज, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज फाइब्रो कार्टिलेज। देखो नाम से पता चल रहा होगा आपको कि फाइब्रो कार्टिलेज मतलब क्या है, बहुत सारा फाइबर्स, मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ पे फाइबर्स होगा। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम द लैकुना एंड द कॉन्ड्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट cells are present, and the matrix what you can see that there are bands of collagen. Collagens are also there, bands of collagens are there. बहुत सारा कोलाजिन फाइबर्स है, क्योंकि आपको पता है कोलाजन जो है this is a white fiber and this is secreted by the fibroblast. तो आपको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स यहाँ पे दिखेंगे, और क्या आपको दिखेंगे? There are many collagens which are present in the form of bands, ठीक है ना। तो कोलाजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, इलास्टिन मिनिमम होता है मैट्रिक्स में। अगर ऐसा कोई अगर कार्टिलेज है जिसके मैट्रिक्स में कोलाजन ज्यादा है, कोलाजन फाइबर्स ज्यादा है, तो उसे कहेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। क्या कहेंगे हम उसे? फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। सो द कोलाजन फाइबर्स आर द मैक्सिमम इन द मैट्रिक्स which is secreted by the fibroblast cell, that we all know, we have already discussed that fibroblast cells are the cells which are specialized cells which is responsible for the secretion of collagen and also for the elastin. So it depends which matrix they are present, they will secrete accordingly, ठीक है। तो फाइब्रो कार्टिलेज में कौन सा सिक्रीशन ज्यादा होगा? कौन सा फाइबर का? कोलाजन का, ठीक है। अब देखो ये जो फाइब्रो कार्टिलेज है, ठीक है, इसमें जो है क्या ना, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। हमने टेंडन्स, लिगामेंट्स में बात किया था, तो इलास्टिक नहीं होता है ये, बहुत इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए इस तरह के फाइब्रो कार्टिलेज जो है हमें कहां मिलेंगे? इंटरवर्टिबल डिस्क, देन प्यूबिस सिम्फायसिस। डरने की बात नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, हम ये सब आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारा वर्टिबल कॉलम है ना, हम सबको पता है हमारा वर्टिबल कॉलम है। तो हमारे वर्टिबल कॉलम आपने बचपन से मतलब क्या, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो वर्टिबल कॉलम है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है, जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। और जो वर्टिबल कॉलम है, कॉलम जो है वो बहुत सारे बोन पीसेस से बना है, एक पीस, दो पीस, ऐसे करके बहुत सारे पीसेस हैं, है ना। तो ये जो पीसेस है इसको हम बोलते हैं आपका वर्टिब्रे, ठीक है। सो ये वर्टिब्रल जो डिस्क है, मतलब एक बोन के बाद जो दूसरा बोन है, इसके बीच में कौन सा कार्टिलेज रहता है? ये फाइब्रो कार्टिलेज रहता है। ये आपको समझना है बस, ठीक है। इंटरवर्टिबल डिस्क मतलब दोनों वर्टिब्रा के बीच के अंदर जो जगह है वहां पे, क्योंकि इट ऑल्सो, अगर देखो बोन के साथ बोन अगर इंटरेक्ट करेगा, अगर फ्रिक्शन होगा, तो बोन क्या होगा? बोन का डेंसिटी या बोन में क्या हो सकता है? इंजरी हो सकता है। इसीलिए उस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए उनके बीच में क्या रहता है? कार्टिलेजिनस पैड्स रहते हैं। और वो कार्टिलेजिनस जो पैड है वो बनता किससे है? फाइब्रो कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। तो हमें इतना भी जानना है, हम जब उस चैप्टर में आएंगे, जब हम पढ़ेंगे लोकोमोशन, हम जब पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसमें मैं आपको और भी बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। चलिए, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है सर? देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस मतलब देखो हमारे बॉडी में दो गर्डल है, आपने पढ़ा होगा। गर्डल क्या है? एक होता है पेक्टोरल गर्डल, दूसरा होता है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मतलब हमारे हाइंड लिम्स है, हमारे जो पैर है, हमारे जो लेग्स है, वो जिसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब ये जो पेल्विक गर्डल है, यहाँ पे बोन्स होते हैं, ठीक है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो ये तीन तरह के बोन होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो बोन है एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और जहां पे ये जुड़ते हैं ना, वहां पे ये जो स्पेशल तरह के, मतलब जहां पे दोनों ये जो बोन के बीच में जो गैप रहता है थोड़ा सा, उसके बीच में जो गैप होता है दोनों के बीच में, दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शन कम करने के लिए वहां पे भी कार्टिलेजिनस पैड होता है, जो कि फिर से फाइब्रो कार्टिलेज से बना होता है। उसे हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फायसिस, जो कि हमारे पेक्टोरल गार्डन में होता है। प्यूबिस सिम्फायसिस आप बस अभी इतना याद रखिए कि प्यूबिस सिम्फायसिस कहां होता है? पेक्टोरल गर्डल में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट है इलास्टिन। अभी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मैट्रिक्स में क्या होगा यहाँ पे। नाउ मैट्रिक्स में इस केस में ये जो कार्टिलेज है इसके मैट्रिक्स में क्या होगा, इलास्टिन जो फाइबर्स है, जो कि हमको पता है वही फिर से फाइब्रोब्लास्ट सेल ही उसे सीक्रेट करता है। और क्या पता है हमें, ये सिंगल रहते हैं और ब्रांच होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है, प्रोवाइड इलास्टिक, ये इलास्टिक होते हैं। ये जिस कार्टिलेज बना है मतलब ये कार्टिलेज में क्या होगा, इलास्टिक होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। तो इलास्टिन कार्टिलेज क्या है, द मैट्रिक्स इज फिल्ड विद इलास्टिन फाइबर्स एंड दीज इलास्टिन्स आर ब्रांच्ड एंड सिंगल थ्रेड, हमने पहले भी पढ़ा है, एंड दीज इलास्टिन फाइबर्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो हमें सब पता है ये चीज। तो डायग्राम जो है ना, हर मैं जो भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, जितने भी तरह के आपके कार्टिलेज या जो भी मैं डिस्कस करता हूं, उसका डायग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, इफ यू सी दिस डायग्राम, सो फ्रॉम द डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हिच कार्टिलेज इट इज। लकूने है वो कॉमन है, कॉन्ड्रोसाइट्स होगा, हर कार्टिलेज में होता है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी होगा, हर कार्टिलेज में होता है। मैट्रिक्स में क्या है, इलास्टिन है। तो क्या इससे हमें क्या पता चल गया कि ये इलास्टिन, मैक्सिमम क्या हमें दिख रहा है, इलास्टिन है। तो मैक्सिमम अगर इलास्टिन फाइबर है तो फिर हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ इलास्टिन कार्टिलेज, ठीक है। चलिए लोकेशन क्या है, कहां पे मिलेगा हमको ऐसे कार्टिलेज, ध्यान आप थोड़ा अपना सोचिए। हमारे बॉडी में भी कार्टिलेज है ना, जैसे आप अगर अपना नोज, अपने नाक को पकड़ेंगे तो आप इधर उधर कर सकते हो, नोज टिप को, पूरे नाक को नहीं, नोज टिप को अगर आप लेफ्ट साइड राइट साइड जिस तरह भी चाहो आप उस तरह उसको मोड़ सकते हो, फ्लेक्सिबल होता है। अपने कान को भी आप पकड़ के उसको किसी भी तरफ इधर उधर मोड़ सकते हो, है ना। जो आपके एक्सटर्नल एयर पिना है ना, हमारा जो एपिग्लोटिस होता है, जिसमें हम जब कुछ खाना खाते हैं तो वो एपिग्लोटिस जो है, या फिर हम जब बात करते हैं तो हवा वहां से आती है, तो हम बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन द साउंड इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन कहां होता है, एपिग्लोटिस में होता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है यहाँ, ये जो सब बने हुए किससे, कौन से किस तरह के कार्टिलेज से बने हुए हैं, ये बने हैं आपके इलास्टिन कार्टिलेज से, ठीक है। चलिए तो आपको यहां तक क्लियर हो गया। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज योर मस्कुलर टिश्यू। देखिए मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि काफी सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे, और कुछ टिश्यूज हम पढ़ेंगे, जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यूज में ब्लड पढ़ेंगे, लिम्फ पढ़ेंगे। तो उसमें है कि ब्लड, नर्वस टिश्यू भी हम पढ़ेंगे। तो हम बहुत डिटेल में अभी इन सारे टिश्यूज के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो आप पूछोगे यू लास्ट मी सर व्हाई विल नॉट स्टडी ऑल द अदर टिश्यूज इन दैट मच ऑफ डिटेल। देखो रीजन ये है कि हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसमें चैप्टर्स आएगा अलग अलग, जैसे नर्वस सिस्टम आएगा, उसके बाद आपका लोकोमोशन आएगा, मूवमेंट एंड लोकोमोशन आएगा, उसके बाद आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आएगा। तो जब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन आएगा तो वहां पे ब्लड को हम ऑटोमेटिकली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब नर्वस सिस्टम आएगा तो नर्व को हम ऑटोमेटिकली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जब मसल्स आएगा तब हम क्या करेंगे, मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, सार्कोमियर्स है, उसे भी हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक आइडिया हमें चाहिए उन सारे टिश्यूज के बारे में हम वो पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे। जब पर्टिकुलर चैप्टर आएगा तब वहां पे हम उस पर्टिकुलर पार्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डिटेल में पढ़ के हमें कोई फायदा नहीं है। सो दैट इज द रीजन वी आर नॉट स्टडीइंग हियर इन डिटेल। फाइन। नाउ द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब देखो मसल्स, आप सबको पता है मसल्स होता है ना हमारे बॉडी में, हर जगह पे मसल्स है। तो मसल्स की भी बहुत सारे वैरायटीज है, ठीक है। अब देखो मसल जो टिश्यू होता है ना, उसके जो सेल्स होते हैं बेसिकली थोड़े वो लंबे टाइप के होते हैं, थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टैपरिंग एंड्स होते हैं, थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े से मतलब नॉर्मल जो सेल होता है उसके जैसा नहीं होता, थोड़ा अलग शेप का होता है, ठीक है। और उसके मसल का लोकेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके बेसिस में हमने मसल्स को अलग अलग कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया है। तो नॉर्मली हम बात करेंगे तीन कैटेगरीज की, तीन तरह से हमने डिवाइड किया है बेसिकली। नंबर वन है स्केलेटल मसल, दूसरा है विसरल मसल, तीसरा है कार्डियक मसल, ठीक है। तो स्केलेटल मसल क्या है, नाम से आपको पता चल रहा होगा कि हमारे बोन्स में, हमारे बोन के साथ जो ज्यादा अटैच रहता है, हमारा नॉर्मल जो मूवमेंट जैसे बाइसेप, ट्राइसेप, ठीक है, हम चलते हैं, हमारा हाथ हम यूज करते हैं, हमारी गर्दन को हम हिलाते हैं। तो ये जो सारे जो मस्कुलर मूवमेंट है जो डायरेक्टली बोन हमारे स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे जो मसल्स है उसे हम कहते हैं स्केलेटल मसल। विसरल मसल मतलब द मसल विच लाइनिंग द विसरल ऑर्गन। देखो विसरल हम जब ये वर्ड यूज करेंगे ना, विसरल का मतलब लिखे रख लो अपने नोटबुक के, विसरल का मतलब होता है इंटरनल। तो विसरल ऑर्गन मतलब क्या हो गया,
इंटरनल, कहीं भी विसरल बात करेंगे तो इंटरनल मसल, तो विसरल मसल हमें कहां मिलेंगे, जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स है, that organ is actually lined, the organ, internal organs, all the internal organs are lined by the visceral muscle. कार्डियक मसल नाम से पता चल रहा होगा आपको, ठीक है, हमारे जो हार्ट है, हमारा जो दिल है जिसे कहते हैं हार्ट, तो हार्ट का जो वॉल है वो किससे बनता है, ये कार्डियक मसल से बनता है, ठीक है। तो हम थोड़ा भी पढ़ते हैं डिटेल में इसके बारे में कि स्केलेटल मसल होता कैसा है, बेसिक जो आइडिया हमें चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है अभी। तो स्केलेटल मसल क्या है, स्केलेटल मसल आर एसोसिएटेड विद स्केलेटन, मैंने पहले ही बताया कि स्केलेटल मसल क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि जो टेंडेंस होता है, लिगामेंट्स होता है, हमने बात किया था कि बोन टू बोन कौन ज्वाइन करता है, बताइए, टेंडेंस या लिगामेंट, बोन से बोन किसको, बोन से बोन कौन जोड़ता है, बोन के साथ बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, और बोन के साथ मसल को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर स्टडीइंग ऑल वेल, आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आई एक्चुअली एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू at least this regular studies. Now these muscles are responsible for locomotion. तो ये जो muscles है इनका काम क्या है, it help us in locomotion. skeletal muscle किस काम में हेल्प करते हैं, locomotion हेल्प करते हैं, है ना। दूसरा, skeletal muscles are known as striated muscles. अभी हम आगे डायग्राम देखेंगे, नेक्स्ट पेज में ही हम देखेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और क्या है, skeletal muscles are also known as voluntary muscle. देखिए, आप अपना हाथ पैर अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, अपनी विल से उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो वॉलंटरी मसल मतलब जो मसल्स हमारे विल कंट्रोल के, मतलब हमारे कंट्रोल में, हमारी मर्जी से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे मसल्स को हम कहते हैं वॉलंटरी मसल। और हमने भी बात किया कि हमारे पैर में, हमारे हाथ में, जो भी हमारे लोकोमोशन में हेल्प करता है हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ, जो स्केलेटल मसल है, तो वो हम कभी भी अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें चलना है तो हम खड़े हो जाएंगे, चलना शुरू करेंगे। अगर हमें हाथ को यूज करना है तो हम हाथ यूज करेंगे, किसी को अगर वर्कआउट करना है, डंबल्स यूज करना है तो वो भी कर सकता है, किसी को बॉलिंग करना है बॉलिंग कर सकता है, किसी को बैटिंग करना है बैटिंग कर सकता है, किसी को लिखना है तो लिख सकता है अपनी मर्जी से, है ना। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं वॉलंटरी मसल। अच्छा, आप सोच रहे हो सर स्ट्राइएटेड क्या है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, शुरू में याद करो, हमने बात किया था, जब हमने बात किया था, हमने डिस्कस किया था एपिडर्मिस के बारे में, हमने बात किया था बहुत सारे बैंड्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत सारे लेयर्स है सेल्स के, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्राइएटेड। अगर उसमें नहीं है ऐसे लेयर्स तो हम उसे क्या बोलेंगे, अनस्ट्राइएटेड, या तो स्ट्राइप, अनस्ट्राइप, ठीक है। स्ट्राइएटेड कह सकते हैं या स्ट्राइप कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड या नॉन स्ट्राइप्ड, और अनस्ट्राइप्ड, सॉरी नॉन स्ट्राइप्ड नहीं, अनस्ट्राइप्ड। तो बैंड फॉर्मेशन हमें इसमें दिखता है, स्केलेटल मसल में हमें क्या दिखेगा, बैंड फॉर्मेशन, बैंड दिखेगा हमें, लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विसरल मसल, अभी पहले हमने बात कर लिया कि विसरल मसल जो है वो इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसको लाइन करता है, पहला चीज ये है। दूसरा, ये स्ट्राइडेड होता है कि नॉन स्ट्राइडेड होता है, देखिए ये नॉन स्ट्राइडेड होता है, ठीक है, नॉन स्ट्राइप्ड या नॉन स्ट्राइडेड, ठीक है। and they are voluntary in nature, sorry they are involuntary in nature। मतलब आप सोचिए कि अगर आप अपनी मर्जी से आपके इंटरनल ऑर्गन को मतलब यूज करना चाहो, उसके मसल्स कर सकते हो क्या, सोच के देखो, आप अपने हार्ट के मसल्स को यूज कर सकते हो क्या। चलो हार्ट को स्पेशल तरह के मसल्स है उसमें, आप बताओ आपके जो अदर ऑर्गन्स है, जैसे इंटेस्टाइन है, आपके लिवर है, वहां पे जो मसल्स है उसको आप यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, नहीं कर सकते। So involuntary है, which is out of our control, right? Which is not in our control. Next, cardiac muscle. Cardiac muscle कैसा होता है? ये भी striated होता है, ठीक है। सिर्फ विसरल मसल जो है वो striated नहीं है, लेकिन cardiac muscle और skeletal muscle दोनों ही striated है। और ये भी क्या है, ये भी involuntary in nature है, ठीक है। चलिए अब डायग्राम थोड़ा सा देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए पहला वाला जो डायग्राम आपको यहां दिख रहा होगा, दिस इज ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल ऐसे होते हैं, तो हमने बस एक स्केलेटल मसल का एक जो सेल है उसको हमने ले लिया है, ठीक है। तो उसमें हम देखिए एक जो स्ट्रक्चर हमने लिया है, एक यूनिट को लिया है, तो उसमें आप देख सकते हो ये जो मसल फाइबर्स है, ये जो टोटल स्ट्रक्चर है ना, ये एक सिंगल जो स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। और ये जो सार्कोमियर है ना, the sarcomere is actually, it is considered and it is the unit of contraction, muscle contraction। हम जो मसल को यूज करते हैं ना, बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन हैपनिंग इन द मस्कुलर
इन द सर्कोमियर लेवल। तो सर्कोमियर जो है ना वो हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन का या बोल सकते हैं मसल कंट्रैक्शन का यूनिट है। एक्चुअली और अब देखिए और भी चीज आपको जाननी है, ये जो सर्कोमियर है तो ये भी एक सेल है, वन टाइप ऑफ सेल है। और इसमें क्या है, इसमें जो न्यूक्लियाई है, जो न्यूक्लियस होता है ये काफी सारे होते हैं, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। और इसका जो न्यूक्लियस का लोकेशन क्या होता है, जस्ट बीनीथ द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और हम यहाँ पे इसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारा न्यूक्लियस अवेलेबल है। ठीक है, पहला तो ये है। अच्छा, आप और एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे बैंड फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। एक देखो, आप यहाँ पे एक बैंड फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक बैंड फॉर्मेशन है, यहाँ पे एक बैंड फॉर्मेशन है। तो ये जो आपको विजिबल जो हमें है इसको बोलते हैं हम डार्क बैंड। और यहाँ पे भी बैंड है जो हमें दिख नहीं रहे हैं ज्यादा, ये लाइट होता है बहुत, इसे हम बोलते हैं लाइट बैंड। जो डार्क दिख रहे हैं उसे बोलते हैं डार्क बैंड, जो लाइट दिख रहे हैं उसे बोलते हैं लाइट बैंड। जो डार्क बैंड जो होता है उसका बोलते हैं ए बैंड, जो लाइट होता है उसे बोलते हैं आई बैंड। डार्क बैंड जो स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनता है उसे हम बोलते हैं एक्टिन। लाइट बैंड एक कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन से बनता है उसे बोलते हैं मायोसिन। सो डोंट वरी, आगे आगे हम इसके सारे पॉइंट्स लिखे हैं, यू कैन राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स। First you try to understand what I am discussing here. Okay, so when I move on, you can pause the video and you can take all the points what I have discussed. Everything is there in the next upcoming pages. All the points are written, right? So don't worry about that. So अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो skeletal muscle है उसमें जो sarcomere है, मतलब which is a unit of muscle contraction, it shows band formation. It is striated, हमने बात किया था, ये striated होता है, band formation दिखता है। एक होता है dark band, उसे हम बोलते हैं A band। जो होता है बीच में है लाइट बैंड, उसे हम बोलते हैं आई बैंड। ए बैंड होता है, इसमें हमें स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मिलेंगे जो कि बनता है, जिससे कि ये पूरा बैंड बनता है, उसका नाम है एक्टिन। और जो लाइट बैंड है उसमें भी हमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हमें मिलेगा, जो किससे बना हुआ है, कौन से कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ है, मायोसिन से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या 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 पता चला स्केलेटल मसल्स के बारे में। जो यूनिट है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है, एक सिंगल यूनिट, अगर बहुत सारे यूनिट मिलकर तो बना है मसल, तो एक सिंगल यूनिट को अगर आप देखेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। अब देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम सर्कोमियर कहते हैं, which is actually known as the unit of muscle contraction, इसको हम जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर आएगा तब हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, तब हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि मसल कंट्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमें इस चैप्टर में हमें इतना ही जानना है कि बैंड फॉर्मेशन हमें दिखेगा। एक होता है डार्क जिसे हम ए बैंड कहते हैं, दूसरा होता है लाइट जिसे हम आई बैंड कहते हैं। दोनों में अलग अलग प्रोटीन होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, जो दोनों बैंड को अलग अलग बैंड को बनाता है। डार्क बैंड जो है वो बनता है आपके एक्टिन से, और जो लाइट बैंड है वो बनता है मियोसिन से। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। और क्या होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, हमने देखा अभी, यू कैन सी देयर आर मेनी न्यूक्लियस। ठीक है, multinucleate, fine. Now the next what you can see is the visceral muscle. अब ये जो देख रहे हो ना visceral muscle, ये देखो थोड़ा स्पिंडल शेप का होता है, ध्यान से देखना। They have tapering ends and it is spindle in shape. ठीक है, क्या शेप का होता है, स्पिंडल। और ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, और सेंटर में इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, ये होता है आपका visceral muscles। और ये जो visceral muscle है इसमें कोई बैंड फॉर्मेशन हमें नहीं दिखेगा। और ये काम क्या है इसको हमें कहाँ मिलेगा, ये इंटरनल ऑर्गन्स के लाइनिंग में हमें ये मसल्स दिखता है। ठीक है, और ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी। ठीक है, अच्छा मैं आप सबको थोड़ा सजेस्ट करूंगा कि ये डायग्राम मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, आप तो थोड़ा बड़ा बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा जगह ले लो, थोड़ा टेक सम स्पेस, थोड़ा इसको आराम से, इसको बड़े से थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। I have done it for my purpose of teaching, but you can draw it in a better way. आप थोड़ा अच्छे से बनाओ, थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। और you can also refer the book to draw this diagram if you want, right? Now next is cardiac muscle. अब देखो कार्डियक मसल थोड़ा ना स्पेशलाइज्ड टाइप के मसल। तो कार्डियक मसल की जो सेल है ना, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस जो है उसमें ये सिंगल, मतलब इट इज आल्सो न्यूक्लिएटेड बट इट इज आल्सो हैविंग वन न्यूक्लियस, इट इज नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो विसरल मसल भी, कार्डियक मसल भी बस सिंगल न्यूक्लियस रहता है एक पर्टिकुलर यूनिट में, एक पर्टिकुलर सेल में। ठीक है, अब इसमें होता है कि इसमें भी देखो आप बैंड फॉर्मेशन आपको दिखेंगे, देखो आपको डार्क बैंड दिखेगा और बीच में लाइट बैंड दिखेगा। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे जो बैंड का जो डिटेल स्टडी हमें नहीं करना है, यहाँ बस हमें जानना है कि यहाँ पे भी बैंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्या होगा, आप ध्यान से देखो कि बैंड के बीच में से जिगजैग लाइन है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे भी जिगजैग लाइन है, यहाँ पे भी जिगजैग लाइन है, यहाँ पे भी जिगजैग लाइन है। और आपने क्या ध्यान दिया गया, आप देखो यहाँ पे ब्रांच है,
जो आपकी कार्डियक मसल्स है ना, दे आर एक्चुअली ब्रांच्ड, ठीक है। जो कि आपने अभी तक दो मसल्स पढ़े उसमें ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन कार्डियक मसल क्या होता है, ब्रांच होता है, ठीक है। और ये होता कहां पे, हमने बात किया था, ये हार्ट में होता है। थोड़ा सा समझेंगे इसको। अब देखो ब्रांच होता है, और ये जो यहाँ पे जिगजैग लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलाटेड डिस्क। अब ये जो जिगजैग लाइन है और ये जो जिगजैग लाइन है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, इसके साथ दूसरा जो मसल है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये जो इंटरकैलाटेड डिस्क है, इट एक्चुअली हेल्प द मसल टू गेट इंटरकनेक्टेड। अब आप पूछोगे सर इतना बढ़िया से इंटरकनेक्शन का जरूरत क्या है। देखो हम जब सर्कुलेशन पढ़ेंगे, हम जब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको कि देखिए जो हार्ट है, आप हम सबको इतना तो नॉलेज सबको होता है कि हमें पता है कि हार्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स से पंप करता है। आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा आपके लोअर क्लासेस में, ठीक है। तो हार्ट जो पंप करता है, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके लिए हमारे हार्ट में एसए नोड होता है, साइनो आर्टेरियल नोड। वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है। और जब वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा तो फिर क्या होगा, फिर हार्ट का जो मसल है वो स्टिमुलेट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और पंप करेगा हार्ट, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कार्डियक मसल का, ये ब्रांच स्ट्रक्चर और एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया कनेक्शन उनमें होता है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलाटेड डिस्क। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज it is helping this type of structure actually help to distribute the electrical impulse throughout the heart muscles evenly, smoothly, बढ़िया से पूरे हार्ट में प्रॉपरली जो इंपल्स है वो पहुंचने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो हमारा कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो हमने क्या देखा, कार्डियक मसल में, कार्डियक मसल जो उसके जो यूनिट है, जो सेल से बना हुआ है, वो ब्रांच होता है। और क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। और क्या होता है, बैंड फॉर्मेशन हमें दिखता है। और क्या दिखता है हमें, जहां पे ब्रांच है या जहां पे ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ, दूसरे मसल के साथ, दूसरे फाइबर्स के साथ कार्डियक मसल जब अटैच होता है, कनेक्टेड होता है, वहां पे जिगजैग लाइन हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, which help them to get interconnected properly। और वो जिगजैग लाइन का नाम क्या है, इंटरकैलाटेड डिस्क। क्या है उसका नाम, इंटरकैलाटेड डिस्क, ठीक है। So the same thing, there are some points what I have just discussed. Maybe I have missed some points, so I will just repeat it one by one. So you can write down and you can pause and you can write down. The first is, in case of skeletal muscle, the fiber cells are multinucleated. हमने बात किया multinucleated होता है, and the nuclei is present just beneath the membrane. हमने वो भी देखा है ना। Now the visceral muscles are uninucleated, spindle shape का होता है, वो भी हमने देखा है ना। चलिए, now in the skeletal muscle band can be seen। skeletal muscle में हमें क्या दिखा, बैंड दिखता है, ठीक है। उसमें एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है। डार्क बैंड क्या है, ए बैंड है। लाइट बैंड क्या है, आई बैंड है। क्या कहते हैं उसे, आई बैंड। तो हमने बात किया था उसके बारे में। और देखो विसरल, because there are no striation found in the visceral muscle। विसरल मसल में कोई भी हमें स्ट्राइएशन नहीं मिलता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी हमें बैंड फॉर्मेशन विसरल मसल में नहीं दिखता है, इसीलिए हम इसे इसका दूसरा नाम, इसका एक नाम भी रखा हमने, इसे हम कहते हैं स्मूथ मसल, ठीक है। दैट इज व्हाई द विसरल मसल्स आर नोन एज स्मूथ मसल। नाउ द कार्डियक मसल शोज स्ट्राइएशन। कार्डियक मसल में हमें क्या दिखता है, स्ट्राइएशन दिखता है, बैंड फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, जस्ट लाइक द विसरल मसल, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा, स्पेशल जिगजैग लाइन हमें दिखता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलाटेड डिस्क। वो क्या हेल्प करता है, इंटरकनेक्टेड दोनों के, मतलब मसल के बीच, मसल फाइबर्स के बीच की जो इंटरकनेक्टिविटी है उसको प्रॉपर करता है फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल, है ना। तो हमने वो डिस्कस किया। नाउ इन द स्केलेटल मसल द डार्क बैंड इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एक्टिन। और लाइट बैंड जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बनता है उसे कहते हैं मायोसिन। मैंने पहले भी बात किया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, है ना। Now the contractile unit of the muscle is what, sarcomere। contractile unit जो होता है मसल कंट्रैक्शन का, वो क्या होता है, मैंने डिस्कस किया आपके साथ, that is your sarcomere, right। तो everything I have already discussed, so these are the points, you can pause and you can write down, that is very very important, ठीक है। तो जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो भी लेक्चर्स में आपके साथ यहाँ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो points what I have given in the slides, the pages, those notes are very 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 important, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको सारा जो पॉइंट है उसे लिखना भी होगा,
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो टिश्यू जिसको हम बोलते हैं वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू। फर्स्ट वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू देखिए, इसमें दूसरा वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यू है लिम्फ। पहला हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के बारे में। जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर आएगा उसमें हम ब्लड के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें बस जानना है इसके बारे में बेसिक जो हमारा बेसिक नॉलेज है हमें इसके बारे में होना चाहिए एज ए टिश्यू, हम उसके बारे में बात करें। पहला, ब्लड क्या है? ब्लड इज अ वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमने पहले शुरुआत में हमने इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिया कि वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। अब देखो ब्लड जो है ये क्या होता है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू बोल सकते हैं। तो ब्लड का दूसरा नाम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज लिक्विड कनेक्टेड टिश्यू। और ब्लड का बेसिकली दो पार्ट होता है। ब्लड में दो पार्ट होता है। पहला होता है ब्लड प्लाज्मा, दूसरा पार्ट है ब्लड का वो ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा का जो पार्ट है वो 55% ब्लड में 55% ब्लड प्लाज्मा होता है और बाकी का 45% जो होता है ब्लड कॉर्पसल्स से बना होता है। ठीक है, सो ब्लड प्लाज्मा जो है वो 55% होता है ब्लड का। ब्लड का जो 55% है वो ब्लड प्लाज्मा से बना है और 45% जो है वो कॉर्पसल्स से बना है। कॉर्पसल्स मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एटसेट्रा। ठीक है, तो हम पहले प्लाज्मा की बात करेंगे। ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा देख लेंगे जो हमें बेसिक होना चाहिए आइडिया। देखो पहला जो है हमें पता है कि ब्लड जो है उसमें मैक्सिमम होता क्या है? 92% वाटर होता है, पानी होता है। ठीक है, 1 to 2% क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्या क्या होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? हम कुछ देखते हैं जैसे सॉल्ट होता है, आयंस होता है, यूरिया होता है एटसेट्रा, और भी दूसरे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मिनरल्स भी हो सकता है ना। और क्या होगा? 1 to 2% क्या रहता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि शुगर मतलब ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक, ये एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स है वो होता है। ठीक है, और क्या होगा? इससे प्लाज्मा में और क्या रहता है? प्रोटीन्स रहता है। 6 to 8% क्या रहता है? प्रोटीन्स। और ये जो प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में होता है सब कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या कहते हैं इसे? प्लाज्मा प्रोटीन। अभी प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली 3 तरह के हैं। जो मेन प्लाज्मा प्रोटीन हमें जानना चाहिए जो रहता है ब्लड प्लाज्मा में, पहला है सीरम एल्बुमिन, दूसरा है सीरम ग्लोब्यूलिन, तीसरा है क्लॉटिंग प्रोटीन। पहला जो सीरम एल्बुमिन है इसका क्या काम है? इसका फंक्शन है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द आयंस, बैलेंस ऑफ द आयंस इनसाइड द ब्लड। हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो आयनिक बैलेंस है, ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन करना उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। वो कौन करता है? कौन हेल्प करता है उस काम उस प्रोसेस में? सीरम एल्बुमिन। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन सीरम ग्लोब्यूलिन। अब देखो सीरम ग्लोब्यूलिन क्या है ना, दिस आर ऑल इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? इम्यूनोग्लोबिन मतलब इम्यूनिटी में हमें हेल्प करता है। हमको बाहर के जो भी पैथोजेंस है, बाहर के जो भी पार्टिकल्स है, जो हमारे एंटीजेंस हमारे बॉडी में आते हैं, उनसे हमें सेफगार्ड करता है ये इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट है क्लॉटिंग प्रोटीन। नेक्स्ट क्या होता है? क्लॉटिंग प्रोटीन। क्लॉटिंग प्रोटीन मतलब ये ब्लड क्लॉट में हमें हेल्प करता है। दो तरह के बेसिकली क्लॉटिंग प्रोटीन रहता है ब्लड प्लाज्मा में, जो कि हमारा जैसे हमारा हाथ कट जाता है थोड़ा सा, तो आपने ध्यान दिया होगा थोड़ी देर के बाद ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है। वो क्लॉट हमें ब्लड क्लॉट कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज क्लॉटिंग प्रोटीन। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, क्या क्या है? फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, ये फाइब्रिनोजेन है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन है जो कि ब्लड प्लाज्मा में रहता है, which help in blood clotting. Fine. Next is corpuscles are of 3 types. अभी हम बात करेंगे, पहला हमने क्या कर लिया? हमने बात कर लिया ब्लड प्लाज्मा के बारे में, उसके कॉम्पोजिशन के बारे में। अभी दूसरा जो ब्लड का दूसरा पार्ट है जो कि 45% जो है वो है ब्लड कॉर्पसल्स। हम उसके बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली 3 तरह के कॉर्पसल्स हमारे ब्लड में होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है आरबीसी, जिसे आप सब जानते हो, उसे कहते हैं रेड ब्लड सेल। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट। सो हम एक एक करके बात करेंगे। पहला है आरबीसी, उसके बारे में बात करते हैं। आरबीसी जो होता है ना, पहला आप जान लीजिए आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कोई भी न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये इसका जो शेप है ये थोड़ा सा बाइकॉन्केव होता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर ये न्यूक्लियस इसमें होता क्यों नहीं है? कारण क्या है? न्यूक्लियस होना चाहिए, सही है। देखो इसका आरबीसी का जो मेन फंक्शन है ना, इसका मेन फंक्शन होता है ना ट्रांसपोर्टेशन, गैसियस एक्सचेंज। ठीक है,
तो गैस एक्सचेंज के लिए इस आरबीसी के अंदर हमारे पास क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना और दोनों को एक्सचेंज करना, गैसेस एक्सचेंज में हमें मदद करता है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन ही होता है गैसेस एक्सचेंज। तो अगर न्यूक्लियस होगा तो सेल में क्या होगा, ज्यादा स्पेस, मतलब न्यूक्लियस विल ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो न्यूक्लियस को इसीलिए मतलब न्यूक्लियस इसीलिए नहीं रहता आरबीसी में ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन सेल के अंदर आरबीसी के अंदर रह सके, ताकि जितना ज्यादा आरबीसी रहेगा, सॉरी जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना आरबीसी का गैसेस एक्सचेंज में। तो ये पर्पस है, दिस इज द रीजन ऑफ this is the reason actually the RBC they do not have nucleus। अगर आप साइज देखोगे तो इसका लेंथ अगर अप्रोक्सीमेटली हम देखेंगे तो 7.5 माइक्रोन होता है, मतलब 7 माइक्रोन तक हम पकड़ सकते हैं एवरेज, ठीक है। और इसका शेप क्या होता है, शेप इज बाइकॉन्केव, देख सकते हो, द शेप इज बाइकॉन्केव, ठीक है। और नॉर्मल आरबीसी काउंट क्या होता है, दैट इज योर 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर सीसी। नाउ द लाइफ स्पैन कितना होता है इसका, 120 डेज। कितना लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन। मतलब आरबीसी मतलब बनने के बाद 120 दिन जीता है। अगर आपके मन में फिर सवाल आ रहा होगा, सर आरबीसी तो बन गया, अच्छा आरबीसी बनता कहां से है, कहां से बनता है। हमने अभी कुछ दिन पहले बात किया था ना, बोन मैरो प्रोटीन, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई किया था ना, कुछ लेक्चर, वीडियो लेक्चर हमने कुछ लेक्चर पहले, आई थिंक 2-3 लेक्चर्स बैक, maybe in the last week we have studied about bone, ठीक है ना। पिछले लेक्चर मैंने पढ़ा था ना बोन्स के बारे में। तो हमने क्या देखा, बोन्स में जो कैविटी होता है, एपिफाइसिस, डायफाइसिस। तो एपिफाइसिस पार्ट में क्या होता है, रेड बोन मैरो होता है जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोपोएटिक टिश्यू और ऑर्गन, वहीं पे ये आरबीसी बनता है। आपको पता है, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, एवरी सेकेंड देयर आर 17 मिलियन ऑफ आरबीसीज आर फॉर्मिंग, ठीक है, हर सेकेंड इतना आरबीसी बनता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर बन तो जाता है, 120 दिन जीता भी है, द लाइफ स्पैन इज 120 डेज, उसके बाद क्या होता है सर इनके साथ। देखिए इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद ये स्प्लीन में चले जाते हैं। स्प्लीन इज आल्सो नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों, जब आरबीसी का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है तो ये स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है तो दो तरह के पिगमेंट्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, जो कि येलो कलर के पिगमेंट्स हैं। और ये हमारे बॉडी के स्टूल के साथ, ये हमारे बॉडी से स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमारा स्टूल का जो कलर होता है वो येलो होता है, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रॉयड आरबीसी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट व्हिच इज गेटिंग एक्सक्रीटेड आउट थ्रू आवर स्टूल। इसीलिए हमारा जो स्टूल का कलर होता है वो येलो होता है, क्योंकि जो आरबीसी है जिसका लाइफ ओवर हो चुका है वो स्प्लीन में चला जाता है, वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्प्लीन उसको डिस्ट्रॉय करता है। इससे दो तरह के पिगमेंट्स बनते हैं जो कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन है, जिसका कलर येलो होता है और वो हमारे स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। इसीलिए हमारे स्टूल का कलर जो होता है वो येलो होता है। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग? Yeah, I feel it is. For me it is very interesting, right? Now, अब देखो एक कंडीशन होता है, हम पढ़ेंगे इसके, फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि अगर किसी कारण, maybe because of some reason, this pigments after the destruction of the RBC, the bilirubin and biliverdin, अगर ये बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर क्या होगा, पता है आपको क्या होगा? Then it will go and deposit it under the skin. हमारे स्किन के अंदर जाके वो स्किन के नीचे जाके डिपोजिट हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया इनका कलर क्या होता है, येलो होता है। तो स्किन के नीचे अगर ये जमने लग गए तो फिर इसका हमारे स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। आपने बहुत बार सुना होगा जॉन्डिस के बारे में, इसी को कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं जॉन्डिस। ठीक है, तो हमें इतना ही जानना है इसके बारे में, हम आगे थोड़ा नेक्स्ट पेज में और बात करेंगे। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब देखो बेसिकली डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट, दूसरा होता है एग्रैन्युलोसाइट। अब देखो ग्रैन्युलोसाइट मतलब क्या है, ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्रैन्युलोसाइट मतलब इसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। ए मतलब एब्सेंट। तो अगर साइटोप्लाज्म में जो डब्ल्यूबीसी है उसके साइटो जिस तरह के डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल्स है तो हम उसे बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट, अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट। ठीक है, अब ग्रैनुलोसाइट्स के तीन तरह के ग्रैनुलोसाइट्स हमें मिलते हैं, एक होता है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ओरिजिनेट कहां से होता है, बनता कैसे है, काम क्या है, ये सब हम
जो चैप्टर आने वाला है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ए ग्रैनुलोसाइट भी दो तरह के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये भी हम, इनके बारे में भी हम क्या करेंगे, उस चैप्टर में ही पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट कॉर्पसल्स क्या है, प्लेटलेट्स। आपने बहुत बार सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में, आपने सुना होगा किसी का प्लेटलेट्स काउंट घट गया, किसी का प्लेटलेट्स काउंट प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिकल में एडमिट है, सुना होगा आप लोगों ने। तो प्लेटलेट्स जो होता है ना, बेसिकली प्लेटलेट्स इट्स ओवल शेप सेल। क्या होता है, ये ओवल शेप सेल होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है ना, ये बहुत डेंस होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमें मिसकंसेप्शन, हमें ऐसा लगता है, जैसे हमें नीचे मैंने बनाया है डायग्राम, देख सकते हो कि बीच में सेंटर में साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के फ्रैगमेंट, सेल के जो ऑर्गेनेलीज है उसके फ्रैगमेंट्स के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे कंसंट्रेटेड रहते हैं साइटोप्लाज्म के। इसी ये थोड़ा न्यूक्लियस के जैसा हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये न्यूक्लियस नहीं है। बोलने तो मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको कि जो प्लेटलेट्स होता है ना, वो ई न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन हमें देख के हमें ऐसा लगेगा कि उसमें न्यूक्लियस है। एक्चुअली में वो न्यूक्लियस नहीं है, वो कंसंट्रेटेड डेंस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो शेप कैसा होता है, ओवल शेप का होता है। ठीक है, अब काम क्या करता है प्लेटलेट्स का, मेन फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यू कैन पॉज एंड यू कैन राइट डाउन द पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टिश्यू है वस्कुलर कनेक्टेड टिश्यूज को बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, अब तो लिम्फ के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे, अभी आज समय कम है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं, अगले क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हम सबको पता है, हमने बचपन में जो आपके लोअर क्लासेस में, हमने क्लास 9 में, क्लास 10 में हमने पढ़ा है, क्लास 8 में पढ़ा है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। हार्ट से फिर क्या होता है, हार्ट से ब्लड जो है बॉडी में जाता है, किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू। तो मतलब आर्टरी जो है वो ब्रांच होगा, फिर आर्टरीज जब ब्रांच होगा तो डिफरेंट टिश्यूज में जाएगा, फिर वहां पे और भी फाइन ब्रांचेस होंगे ना आर्टरीज के, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज, which is a capillaries are very thin walled blood vessels। ठीक है, और वो कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड जाता है, because the blood vessels, the capillaries are having very thin wall, उससे क्या होता है, जो ब्लड जो है उससे लीक आउट हो जाता है, ब्लड प्लाज्मा जो है उससे निकल के बाहर आ जाता है थोड़ा। ठीक है, ब्लड कॉर्पसेस नहीं आते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो है उसका पार्ट थोड़ा फिल्टर आउट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं उसे, लिम्फ। अब लिम्फ का काम क्या है, ठीक है, लिम्फ का ये काम है, इट हेल्प्स इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। थोड़ा सा आपको ये मैं अगले दिन, अगले डायग्राम में जब दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि अगर ये टिश्यू है, ठीक है, दिस इज टिश्यू, और यहाँ पे कैपिलरीज है, यहाँ पे कैपिलरीज है, कैपिलरीज का नेटवर्क है ऐसे टिश्यूज में। ठीक है, कैपिलरीज नेटवर्क। तो क्या होगा, यहां से जो फिल्टर आउट होके जो ब्लड प्लाज्मा वो यहां आ जाएगा इस जोन में, मतलब दोनों के बीच में जगह है ना, टिश्यू और इस कैपिलरीज के बीच में, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल रीजन। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका जो फिल्टर्ड आउट ब्लड प्लाज्मा है यहाँ पे जमा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज वर्किंग एज अ मीडियम। तो यहाँ पे क्या रहेगा ना, दिस रीजन इज फिल्ड विद द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो यहाँ पे रह जाएगा, और ये मीडियम, इट इज वर्किंग एज अ मीडियम टू हेल्प द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द कैपिलरीज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो फिल्टर्ड आउट जो आपके प्लाज्मा है इसे हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, so I think this much is enough for today, and in the next video lecture I will discuss about the lymph in detail. So there are some points which is mentioned in this on the page, you can see, so you can write down those points, or you can just read, you can go through those points and you can make your own points. थोड़ा सा डिटेल में मैंने पॉइंट्स लिखा है, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से इसको छोटा कर सकते हो। You can make your short notes on this point, on this information what you have on the screen right now। ठीक है, तो लिम्फ क्या है इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और लिम्फ का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी हम इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं मैंने वही बताया आपको। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट टिश्यू है जिसको कहते हैं नर्वस टिश्यू, उसको भी हम खत्म करेंगे और इसको भी हम खत्म करेंगे। लिम्फ को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे और उसको भी आपके जो नेक्स्ट
टिश्यू है, नर्वस टिश्यू हमारा बचा हुआ है सिर्फ नर्वस टिश्यू, उसको भी डिस्कस करें। ठीक है, तो लिम्फ क्या है? लिम्फ इज नथिंग बट इट इज द फिल्टर्ड आउट ब्लड प्लाज्मा। तो ब्लड प्लाज्मा जो फिल्टर्ड आउट हो जाता है, फिल्टर्ड होके जो कैपिलरी से बाहर आ जाता है ब्लड प्लाज्मा, उसी को बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू।